Hello and welcome to Prag Career Institute's English class। यह वीडियो competitive English के लिए है। आज का इस वीडियो का टॉपिक subject and verb agreement में some typical nouns and the verb है और रूल नंबर 11 से समथिंग रूल नंबर 19 और 20 तक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे आगे के रूल्स दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सम टिपिकल नाउन्स एंड द वर्ब। अब इस टिपिकल का मतलब क्या होता है? कुछ टिपिकल नाउन्स होते हैं और कुछ जैसे टिपिकल नाउन्स है वैसे ही कुछ टिपिकल वर्ब्स भी होते हैं। तो वो टिपिकल नाउन क्या है और टिपिकल का मतलब क्या है? तो टिपिकल का मतलब अगर हम देखें तो हिंदी में टिपिकल का मतलब प्रतीकात्मक, विलक्षण, प्रतीक रूपात्मक, विशिष्ट, आदर्श रूप और ठेठ माना जा सकता है। मतलब जो अपने किसी चीज के उदाहरण के रूप में जो ठेठ हो, जैसे कहते हैं ठेठ गंवार, यानी उसमें कोई दूसरी चीज नहीं है, वो ठेठ गंवार है। मतलब जिसमें मतलब जो डिसेंट नहीं है और जिसमें मैनर्स नहीं है उसको हम कहते हैं गंवार। तो जब हम ये कहना चाहते हैं कि उसमें कूट कूट करके एक ही चीज भरी हुई है तो हम कहते हैं ठेठ गंवार है। तो ठेठ मतलब पूरी तरह से वो गंवार ही है और उसमें कोई दूसरी चीज नहीं है, तब हम उसको शायद कहना चाहते हैं कि ठेठ गंवार है। इसी तरह से जब कोई नाउन अपने आप में नाउन है और कूट कूट करके वो मतलब उसमें नाउन के ही लक्षण है, तो इस तरह से उसको हम टिपिकल नाउन कहते हैं। या फिर कोई नाउन है वो अपनी एक विलक्षण गुण लिए हुए है तो उसको भी हम टिपिकल नाउन कहते हैं। तो वो मतलब वो अपने प्रकार का एक प्रतीक है। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं और उस प्रकार का एक वो प्रतीक है तो उसको हम टिपिकल नाउन कहते हैं। देखिए अभी आगे आप पढ़ेंगे तो इससे पता लग जाएगा आपको कि टिपिकल नाउन का या ठेठ विलक्षण प्रतीकात्मक का मतलब क्या है। रूल 11, सम नाउन्स अपीयर टू बी प्लूरल इन फॉर्म बट एक्चुअली सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं, यानी दिखने से ऐसा लगता है जैसे कि वे प्लूरल हो, यानी कि बहुवचन हो। ऐसे लगता है कि गिनती में एक से ज्यादा हो, मतलब बोलने के भाव से, उच्चारण से, प्रोनाउंसिएशन से, बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर इन मीनिंग। लेकिन वास्तव में अर्थ में वे सिंगुलर होते हैं। These nouns take the verb in the singular number। ये जो nouns हैं ये सिंगुलर नंबर में वर्ब लेते हैं। सम नाउन्स अपीयर टू बी प्लूरल इन फॉर्म बट एक्चुअली सिंगुलर इन मीनिंग। ये प्लूरल लगते, फॉर्म में प्लूरल लगते हैं, यानी स्वरूप में, रूप से ये प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये वास्तव में होते क्या है? होते वास्तव में सिंगुलर हैं। तो ऐसे इनको आप एक ये विशेष प्रकार के नाउन हो गए तो इसलिए इनको टिपिकल नाउन्स कहा जा रहा है। ऐसे कुछ और भी आगे अभी डेफिनेशंस मिलेंगी टिपिकल नाउन्स के एग्जाम्पल में। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पॉलिटिक्स है, देखिए मैथमेटिक्स है, द वेजेस है, द न्यूज है, इनिंग्स है ना। इसी तरह से इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं जिनमें लास्ट में यूजुअली हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, हम कहते हैं कि जिनके लास्ट में एस और ई एस आता है नाउन्स के, वे प्लूरल होते हैं। तो उस हिसाब से पॉलिटिक्स के लास्ट में एस आ रहा है, मैथमेटिक्स के लास्ट में एस आ रहा है, वेजेस के लास्ट में एस आ रहा है। तो उस ज्ञान के अनुसार या परिभाषा के अनुसार ऐसा लगता है कि ये प्लूरल हो, लेकिन ये वास्तव में प्लूरल नहीं है और उस परिभाषा में बंधे हुए नहीं है। और ये इस तरह से फॉर्म या स्वरूप में लगता हो सकता है, हालांकि ये स्वरूप में भी नहीं, मतलब एस लगने के अलावा और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, अर्थ है, जिस तरह से हम इसका यूज करते हैं उस तरह से इसमें कहीं भी कोई भी प्लूरल होने का दावा नहीं होता है। लेकिन ये वेजेस को अगर शायद हम छोड़ दें, इनिंग्स में कुछ लगता है प्लूरल जैसा,
लेकिन बाकी इनमें पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं हालांकि लगता, लेकिन फिर भी इसको हम प्लूरल ना समझें, ये इनका जो अर्थ होता है वो सिंगुलर ही होता है। और ऐसी अगर कोई नाउन्स हैं तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। ये नाउन्स, जब नाउन का चैप्टर पढ़ेंगे आप तो उसमें कुछ इस तरह के नाउन्स आपको मिलेंगे जिसमें लिखा होगा कि दे आर सिंगुलर, दे आर प्लूरल, सिंगुलर इन मीनिंग बट प्लूरल इन फॉर्म, यानी कि वो फॉर्म में प्लूरल लगते होंगे बट अर्थ में वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और अर्थ में सिंगुलर होने पर उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाती है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी क्लियर ही बता देना उचित है कि इनका कोई ग्रामर नहीं होता है कि जिस ग्रामर के आधार पर ये तय किया जाए कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ये आपका सिस्टम और पहले से जो व्यवहार चला आ रहा है शब्दों के साथ हमारे से पहले से ही, उसी व्यवहार के अनुसार ये तय होता है। दूसरा, कुछ शब्द ये सभी इंग्लिश कहा जाता है, हालांकि इनमें कौन सा शब्द किसका है ये मेरे लिए अभी बताना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ये बेशक इंग्लिश के शब्द कहे जाते हैं, लेकिन कोई शब्द किसी भाषा से आया है, कोई शब्द किसी भाषा से आया है, उसके अनुसार ही इनसे फिर व्यवहार भी होता है। जैसे हम साइकिल शब्द जो है वो इंग्लिश का शब्द है और उसको हम हिंदी में साइकिलें कह लेते हैं, है ना। तो लेकिन वो वास्तव में साइकिलें नहीं, उसका तो प्रोनाउंसिएशन कायदे में साइकिल्स होना चाहिए, लेकिन साइकिलें हम कह लेते हैं। मास्टर इंग्लिश का वर्ड है लेकिन मास्टरों कह लेते हैं, लेकिन ये नियम कह लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सब पर लागू नहीं होता। जैसे लेडीज लेडीजों जब कहते हैं तो हंसी आती है, तो लेडी का बेशक हम इंग्लिश का वर्ड बोल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश का वर्ड बोलते हुए भी उसका जो प्लूरल फॉर्म है वो हम हिंदी का ही लगाते हैं। जैसे लेडीज, बहुत सारी लेडीज आज आई, अब यहाँ लेडियों नहीं कहते, कोई भी लेडियों नहीं कहता कि लेडी आई थी, लेडीज आई थी, इसी तरह से कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं लेकिन इसके बाद भी हम उसी तरह से हम यूज करते हैं। हालांकि फिर भी इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, खैर बात लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये इस तरह से ये सिंगुलर होते हैं अर्थ में और उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज करना चाहिए। इसलिए पॉलिटिक्स के साथ यहाँ इज आया हुआ है, मैथमेटिक्स के साथ भी यहाँ इज आया हुआ है, एंड द वेजेस के साथ भी इज आया हुआ है। यहाँ सब्जेक्ट जो है वेजेस है, ना कि सिन है। द न्यूज के भी साथ में इज सब्जेक्ट आया हुआ है, एंड देयर फर्स्ट इनिंग्स, तो इनिंग्स के साथ भी वॉज यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट आया हुआ है। तो ये नाउन्स, ये हम नाउन्स के चैप्टर्स में ही पढ़ते हैं धीमे धीमे, जैसे कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया, कुछ दूसरे चैप्टर में पढ़ लिया, कुछ किसी तीसरे चैप्टर में इनसे संबंधित कोई बात आ गई। इसी तरह से ये नाउन्स स्ट्रांग होते हैं कि अच्छा ये प्लूरल फॉर्म होते हैं लेकिन सिंगुलर इन मीनिंग होते हैं। इनकी कोई पक्की लिस्ट भी नहीं बनाई जा सकती, चाहे कोई टीचर हो या कोई प्रोफेसर हो या फिर कोई एग्जाम्स देने वाले हों, उनके पास भी कोई ऐसी पक्की लिस्ट नहीं होती कि इनको माना जाता है। बस 4, 6, 10, 20 ही वर्ड ये होते हैं जो कि जिनकी लिस्ट होती है कि ये प्लूरल फॉर्म में है और ये सिंगुलर फॉर्म में है, मतलब सिंगुलर मीनिंग है और फॉर्म प्लूरल है। तो इस बात पर ध्यान देते हुए इन शब्दों को नोट करेंगे और ध्यान देंगे इन पर। Then your 12th rule is some nouns appear to be singular in form but they are actually plural in meaning। जैसा यहाँ पर ये फॉर्म में प्लूरल है लेकिन मीनिंग में सिंगुलर हैं, लेकिन यहाँ क्या लग रहा है, ये फॉर्म में सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल लग रहे हैं। यहाँ 11th रूल का एकदम जस्ट उल्टा है। तो जो अर्थ में प्लूरल है, तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो नाउन का अर्थ होता है उस अर्थ के अनुसार वर्ब लगती है, या वर्ब का प्रयोग किस नाउन के साथ कौन सी वर्ब प्रयोग की जाएगी इसका निर्धारण उसके अर्थ के अनुसार लगाया जाता है। तो अगर नाउन बेशक फॉर्म में सिंगुलर या प्लूरल हो लेकिन अगर अर्थ में वो प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, अगर अर्थ में सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। यह भी यहाँ पर समझने लायक बात है। तो सम नाउन्स अपीयर टू बी सिंगुलर इन फॉर्म, कुछ नाउन्स फॉर्म में तो वो सिंगुलर लगते हैं बट दे आर एक्चुअली प्लूरल इन मीनिंग, लेकिन वे अर्थ में वास्तव में प्लूरल होते हैं। एंड सेंस,
दीज नाउन्स टेक अ प्लूरल वर्ब, इसलिए ये नाउन्स प्लूरल वर्ब लेते हैं। द मोर इम्पोर्टेंट ऑफ देम आर, उनमें ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है डजन, स्कोर, मिलियन, 100, 1000, पीपल, कैटल। ये सब क्या है, ये सब लग तो अब कैटल वैटल ये सब सिंगुलर से ही रहे हैं वास्तव में, लेकिन ये अर्थ में क्या है, प्लूरल होते हैं। और इनके साथ मीनिंग भी मीन्स इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही यूज की जाती है। अब जैसे कैटल को ले तो जानवर, जानवर शब्द हमें हिंदी में भी देखने में तो सिंगुलर लगता है, ठीक है, लेकिन हम हिंदी में भी इसको प्लूरल ही अर्थ में यूज करते, जानवर आ रहे हैं ऐसे भी, हालांकि जानवर आ रहा है ऐसे भी करते, तो यानी कि हमारे हिंदी में तो जानवर शब्द सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही शब्द यूज होता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। अ डजन वर इंजर्ड, यहां पर देखिए, अब इसको डजन क्या है, इसको प्लूरल माना है, तो अ डजन वर इंजर्ड, अ मिलियन वर अफेक्टेड बाय द ड्राउट, अ स्कोर वर सेव्ड, द कैटल आर गेजिंग, द पीपल आर सेटिस्फाइड। तो पीपल मतलब पर्सन प्लस पर्सन, यानी कि बहुत सारे पर्सन को हम यहाँ पर पीपल कहते हैं एक तरह से, हालांकि पर्सन्स भी होता है लेकिन पर्सन का प्लूरल पीपल भी होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो अ डजन इनके सभी के साथ, डजन वैसे तो ये चूंकि सिंगुलर जैसा लग रहा है, लेकिन मतलब इसके साथ आर्टिकल ए भी आया है, तो जिनके साथ आर्टिकल ए आता है वे प्लूरल माने जाते हैं, ये भी आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इनके साथ इनको प्लूरल माना जाता है और इसलिए इनके साथ वर्ब भी प्लूरल होती है। अ डजन के साथ वर आया है, मिलियन के साथ भी वर आया है, स्कोर के साथ भी वर आया है, कैटल के साथ आर है, द पीपल के साथ भी आर है, तो इसलिए ये इनको प्लूरल माना जाता है और इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होती है। इसमें ये लर्न करने की चीज है, रटने वाली चीज है ये, या ध्यान प्रैक्टिस वाली चीज है। Rule 13, if a subject has such words or phrases as with, together with, as with, together with, along with, in addition to, as well as, connected with it, these connected words or phrases do not affect the verb in any way. अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ इस तरह से कोई विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, कनेक्टेड विद, इस तरह से अगर किसी सब्जेक्ट के साथ ये वर्ड्स आते हैं और इन वर्ड्स के बाद फिर कोई वर्ड्स आते हैं, नाउन प्रोनाउन आते हैं, तो इनका असर सब्जेक्ट पर या इनका प्रभाव सब्जेक्ट पर नहीं पड़ता है, और जो वर्ब होती है इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। तो यहां पर मैंने यहां तक, इन एडिशन टू कनेक्टेड वर्ड्स और फ्रेजेस डू नॉट अफेक्ट द वर्ब इन एनी वे बिकॉज दे आर पैरेंथेटिकल वर्ड्स और फ्रेजेस एंड द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द रियल सब्जेक्ट, और जो वर्ब है वो रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। तो बिकॉज दे आर, ये जो वर्ड है पैरेंथेटिकल, PARENTHETICAL, इसका प्रोनाउंसिएशन तो है पैरेंथेटिकल, एंड इसका मतलब आप कह सकते हैं प्रारंभिक, प्राथमिक, मध्य स्थित भी होता है, और कोष्ठकबद्ध भी कह सकते हैं, विद इन ब्रैकेट ऐसे भी कह सकते हैं, कोष्ठकबद्ध। तो इसका मतलब है कि ये जो वर्ड्स माने जाते हैं ये होते नहीं है, लेकिन इनको कोष्ठकबद्ध माना जा सकता है कहने के लिए, या मध्य स्थित ऐसे माना जा सकता है। तो ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं, इसलिए सब्जेक्ट से इनका, सब्जेक्ट पर कोई, जैसे वह मेरे साथ आया था, तो वह आया था, मेरे शब्द ये है, मेरे साथ एक अलग बात है। तो इस तरह से वह अपने भाइयों के साथ आया था ऐसे कहेंगे। तो अब यहाँ जो वर्ब लगेगी वह के अनुसार लगेगी, भाइयों के अनुसार नहीं लगेगी। वही बात यहाँ पर है, इफ अ सब्जेक्ट हैज सच वर्ड्स और फ्रेजेस एज विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, कनेक्टेड विद इट, मतलब एज वेल एज, और ये सब अगर सब्जेक्ट से जुड़े हुए होंगे तो जो वर्ब होगी वो असली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। दीज कनेक्टेड वर्ड्स और फ्रेजेस डू नॉट अफेक्ट द वर्ब इन एनी वे, ये किसी भी तरह से जो वर्ड्स है इनके से जो है किसी भी तरह से उस पर प्रभाव नहीं डाला जाता है, किसी भी तरह से कोई प्रभाव उस पर नहीं डाला जाता है। किस पर नहीं डाला जाता है, मतलब सब्जेक्ट या वर्ब पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिकॉज दे आर
पैरेंथेटिकल, दे आर पैरेंथेटिकल वर्ड्स और फ्रेजेस, क्योंकि ये पैरेंथेटिकल वर्ड्स होते हैं इसलिए इन पर कोई फर्क नहीं, यानी कोष्ठकबद्ध होते हैं या मध्यस्थित वर्ड्स होते हैं तो इसलिए इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द रियल सब्जेक्ट, और रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ये आया है द कमांडर और उसके बाद फिर विद ऑल हिज सोल्जर्स, ये इसके साथ लगा हुआ है विद ऑल हिज सोल्जर्स, इसके बाद क्या है वॉज किल्ड। तो ये जो वॉज है, वॉज किल्ड, तो वॉज क्या है, वॉज किसके अकॉर्डिंग लग रहा है, सोल्जर्स के अकॉर्डिंग है, कमांडर के अकॉर्डिंग। तो ये कमांडर, इसके मेन जो सब्जेक्ट है वो कमांडर है, तो कमांडर के अकॉर्डिंग है वॉज आ रहा है। विद ऑल हिज सोल्जर्स से कोई यहां इसका लेना देना नहीं है। द कमांडर विद ऑल हिज सोल्जर्स वॉज किल्ड, तो ये वॉज जो है कमांडर के अकॉर्डिंग है, एंड विद ऑल हिज सोल्जर्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। द चीफ कैशियर टुगेदर विद ऑल हिज मैन हैज बीन डिसमिस्ड। द चीफ कैशियर मतलब मुख्य कैशियर, अब ये टुगेदर विद ऑल हिज मैन, तो मैन तो प्लूरल है लेकिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, टुगेदर विद ऑल हिज, तो टुगेदर विद के साथ जुड़े होने के कारण इसका इस सब्जेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा द चीफ कैशियर पर, और द चीफ कैशियर सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी, और वही यहां पर आई हुई है, हैज बीन आया हुआ है यहां पर। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स तो प्लूरल है लेकिन इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, तो इसका एज वेल एज हिज फ्रेंड्स का कोई भी प्रभाव ही पर नहीं पड़ेगा, और ही के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, वही यहाँ पर देखिए आई है, यानी हैज जो है वह ही के अकॉर्डिंग यूज किया गया है, ना कि फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यूज किया गया है, तो इसलिए ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज फेल्ड, ये यहाँ इस तरह से हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस इज राम लाइक मोहन एंड सोहन इज फॉन्ड ऑफ पिक्चर्स, तो यहाँ भी लाइक मोहन एंड सोहन से, ये मोहन एंड सोहन प्लूरल है और ये लाइक से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो राम है वो इनका एक्चुअल सब्जेक्ट है, जिसके कारण यहाँ वर्ब इज आई हुई है, यानी इज का प्रयोग राम के अकॉर्डिंग किया गया है, ना कि मोहन एंड सोहन के अकॉर्डिंग किया गया है, क्योंकि राम ही इसका वास्तविक सब्जेक्ट है, मोहन सोहन नहीं है। मोहन सोहन तो सिर्फ आप इनको कोष्ठकबद्ध कह सकते हो, मध्यस्थित कह सकते हो, प्राथमिक कह सकते हो, ठीक है, लेकिन मेन जो सब्जेक्ट है वो राम ही है, तो इसलिए इसके साथ जो इज है वो राम के साथ यूज की गई है और ये सिंगुलर में यूज की गई है। अब 14th नेक्स्ट रूल इज रिलेटिव प्रोनाउन एंड वर्ब। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन चलिए हम पढ़ते हैं फिर हम यहीं पर बता देंगे क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन। इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब हु है, हुम है, हुज है, विच है, दैट है, ये इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैं अभी इन्हीं एग्जांपल्स में समझा दूंगा। तो हु, हुम, हुज, विच, दैट इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन है या होता है, द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द एंटीसीडेंट। तो जो वर्ब होती है वो नंबर और पर्सन में एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट वह होता है जो नाउन्स और प्रोनाउंस यूज्ड बिफोर इट, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन के से पहले जो वर्ड यूज किया जाता है, नाउन और प्रोनाउन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है उस प्रोनाउन उस नाउन को हम या प्रोनाउन को एंटीसीडेंट कहते हैं। और हिंदी में इसको कहते हैं पूर्वगामी, यानी नाउन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले को हम कहते हैं हिंदी में पूर्वगामी, एंटीसीडेंट को। तो नाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो शब्द आता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। एक तो यह डेफिनेशन भी याद रखी जा सकती है। दूसरा, ये जो नाउन और जिस नाउन और प्रोनाउन के लिए रिलेटिव मतलब हु, हुज, हुम, ये जिस नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज किए जाते हैं और वो नाउन प्रोनाउन इनसे पहले आता है, तो उसी नाउन और प्रोनाउन को एंटीसीडेंट कहते हैं जिसके लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज किए जाते हैं।
तो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, हम फिर से एक बार पढ़ रहे हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब होती है, वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द एंटीसीडेंट। तो जो वर्ब है वो नंबर एंड पर्सन, एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। दैट इज नाउन्स और प्रोनाउन यूज्ड बिफोर इट। ठीक है। आई हु एम योर फ्रेंड शुड हेल्प यू। तो ये देखिए आई के बाद क्या है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज किया जा रहा है, आई के लिए। यहाँ प्रोनाउन इसकी हिंदी सिर्फ इतनी है, जो, आई जो, सिर्फ इसकी हिंदी इतनी है। तो ये अब एम किसके अकॉर्डिंग है, ये कहा जा रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब यूज की जाती है, ये वर्ब इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है, यानी कि जिस चीज के लिए ये प्रोनाउन आया है उसी शब्द के अनुसार। तो ये जो WHO हु है, हु किसके लिए यूज हुआ है, आई के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ जो वर्ब यूज होगी वो किसके अनुसार होगी, वह आई के अनुसार होगी। तो आई के लिए यहाँ कौन क्या लगेगा, यहाँ एम लगेगा, तो वही यहाँ पर लगा दिया गया। अगर वॉज वर्ब में से लगना है तो वॉज लगेगा, इज एम आर में से लगना है आई के अकॉर्डिंग तो एम लगेगा, विल शैल में से लगना है तो शैल लगेगा, या इस तरह से जो भी है। हालांकि बस यही होते हैं, डू डज में से लगना है तो डू लगेगा। तो ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इसका एंटीसीडेंट है। ये हु किसके लिए आया है, आई के लिए आया है, या हु से पहले क्या आ रहा है, आई आ रहा है। हालांकि कोई और भी शब्द हु से पहले आ सकता है, तो इसलिए वो हर शब्द जो पहले आ जाएगा वो एंटीसीडेंट नहीं होगा, बल्कि जिसके लिए ये प्रोनाउन यूज किया गया उसी शब्द को हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और इसकी हिंदी होती है पूर्वगामी। तो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, तो एंटीसीडेंट क्या है, आई है, आई के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा, एम आएगा। ऐसे नहीं हु इज, ऐसे नहीं कहेंगे। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस, यू हु आर माई फ्रेंड। तो यू क्या है, यू प्लूरल है, हु क्या है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु किसके लिए यूज किया जा रहा है, यू के लिए यूज किया जा रहा है। यानी हु किसके लिए आया है, यू के लिए आया है। तो हु का जो एंटीसीडेंट होगा वह क्या होगा, यू हो जाएगा। तो यहाँ ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग यूज की जाएगी, वो यू के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ क्या है, क्या आ सकता है, एज एम आर में से यूज करेंगे तो यू के साथ यह आर ही आएगा। तो वही यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए इसको यहाँ पर देखिए कि रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है, यू। तो इस तरह से ये जो आर है वो किसके अकॉर्डिंग यूज की जा रही है, हु के अकॉर्डिंग या यू के अकॉर्डिंग, तो ये यू के अकॉर्डिंग यूज की जा रही है। तो इसलिए यू हु आर माई फ्रेंड, यू हु आर माई फ्रेंड, तो ये आर यू के अकॉर्डिंग है, राइट। थर्ड सेंटेंस इज ही हु इज योर फ्रेंड शुड हेल्प यू। ही हु इज योर फ्रेंड, अब यहां पर क्या है, इज है। ये इज किसके अकॉर्डिंग यूज की जा रही है, ये हु का एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट कौन है, ही। यानी यहाँ जो हु है वो किसके लिए यूज हो रहा है, वो ही के लिए यूज हो रहा है। चूंकि ये ही के लिए यूज हो रहा है तो हु का एंटीसीडेंट ही है, और ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी, तो इसलिए ही के साथ इस एम में से क्या आ सकती है, इज आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यहाँ पर लिखी जा रही है। द पेन विच इज इन योर हैंड, तो यहाँ विच क्या है, ये विच तो रिलेटिव प्रोनाउन है। ये विच आया किसके लिए है, पेन के लिए आया है। तो हिंदी में इसको कहेंगे जो, इस हिंदी में विच की अगर हिंदी बनाएंगे तो विच की हिंदी हो गई जो, द पेन विच, जो, ठीक है। और वैसे विच तो है ही है, या दैट इज। तो यहाँ पर विच का एंटीसीडेंट तो पेन है, तो पेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज की जाएगी जो कि हो रही है सिंगुलर, या पेन क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ ये वर्ब भी कैसी आ रही है, ये वर्ब भी सिंगुलर आ रही है यहाँ पर। इस तरह से द बुक दैट इज ऑन द टेबल इज, तो इस इज का सब्जेक्ट कौन है, इज का सब्जेक्ट है बुक। तो इसलिए दैट इज ऑन द टेबल क्या है, ये तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गई, दैट इज ऑन द टेबल, यानी विच की जगह दैट इज ऑन द टेबल आ गया। तो इसके बाद भी ये जो इज है इसका सब्जेक्ट क्या बना रहेगा, बुक बनी रहेगी, और इस बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इज यूज की जा रही है।
ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु वर्क वेरी हार्ड। तो यहाँ पे ये जो वर्क है, यहाँ वर्क्स नहीं है बल्कि वर्क है। यहाँ वर्क क्यों है? क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है वो बॉयज है। वर्क का सब्जेक्ट बॉयज है, बॉयज प्लुरल में है, इसलिए ये वर्ब भी किस नंबर में रहेगी? इसलिए ये वर्ब भी प्लुरल नंबर में रहेगी। कोई भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अपनी प्लुरल नंबर में होती है, इसलिए इसका रिलेटिव प्रोनाउन हु है और हु का एंटीसीडेंट बॉयज है, तो बॉयज के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर यूज की जाएगी और इसलिए यहाँ पर हु वर्क आ रहा है, हु वर्क्स नहीं लिखा। ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु वर्क वेरी हार्ड, यानी वेरी हार्ड, यानी वह उन लड़कों में से एक है जो कठिन परिश्रम करते हैं। Now rule number 15. Rule number 15. If a plural noun denotes a definite quantity or number or amount or distance, or if it denotes the name of a country or title of a book, it takes a singular verb with it. यहाँ पर फिर से देख लीजिए एक बार में, if a plural noun, वैसे प्लूरल नाउन के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं? हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। लेकिन अगर प्लूरल वर्ब है, लेकिन अगर वो किसी डेफिनेट क्वांटिटी को बता रही है या डेफिनेट नंबर को बता रही है या अमाउंट को बता रही है, डेफिनेट मतलब निश्चित अमाउंट को बता रही है या निश्चित दूरी को बता रही है, और इफ इट डिनोट्स द नेम ऑफ अ कंट्री, या फिर यह किसी देश का नाम है, तो वह प्लूरल ही क्यों ना हो, और या टाइटल ऑफ अ बुक, या किसी बुक का टाइटल हो, टाइटल मतलब किसी बुक का नाम हो, तो यह प्लूरल नाउन होने के बावजूद भी उसको सिंगुलर माना जाएगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। यह नियम कहता है इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब विद इट, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है? ये तो ये प्लूरल हो गया स्टेट्स लगाने से, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है? उसके बाद भी चूंकि ये है क्या है, तो ये कंट्री तो एक ही है, इसलिए उसके साथ इज आता है, ना कि आर आएगा। तो अगर कोई प्लूरल नाउन है लेकिन वो डिनोट्स डेफिनेट क्वांटिटी या नंबर या फिर अमाउंट यानी मात्रा या दूरी बताती है, या फिर किसी देश का नाम है या फिर किसी बुक का नाम है, तो ऐसी स्थिति में प्लूरल होने के बावजूद भी उसको सिंगुलर ही माना जाएगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग की जाएगी। गुलिवर्स ट्रेवल्स, अब ये गुलिवर्स ट्रेवल्स क्या है? ये बुक का नाम है, तो यहाँ ट्रेवल्स बेशक आ रहा है और ये प्लूरल जैसा लग रहा है, लेकिन चूंकि बुक का नाम है इसलिए इसको क्या माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा और इसके साथ वर्ब इज आएगी और वही आ रही है। सो गुलिवर्स ट्रेवल्स इज अ नोवेल ऑफ एडवेंचर। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज इसी तरह से 60 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ मोटरिस्ट। तो 60 माइल्स देखने में तो क्या है? प्लूरल है, लेकिन ये क्या है? एक डेफिनेट नंबर ऑफ डिस्टेंस बता रहा है, तो इसलिए ये डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हमेशा क्या मानी जाती है? सिंगुलर मानी जाती है, इसलिए ये डेफिनेट डिस्टेंस बताने के कारण ये प्लूरल होने के बावजूद भी इसको सिंगुलर माना जाएगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होगी। इसलिए 60 माइल्स आर नॉट की जगह पर क्या यूज हो रहा है? इज नॉट हो रहा है और यही सही है। 60 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ मोटरिस्ट। फोर्थ, 10 लाख रुपीज इज अ ह्यूज सम। तो 10 लाख रुपीज इज अ ह्यूज सम, ये क्या है? ये भी एक सर्टन और डेफिनेट अमाउंट है। डेफिनेट अमाउंट होने के कारण ये 10 लाख रुपीज होने के बावजूद भी इसके साथ क्या है? सिंगुलर वर्ब आ रही है। 4 क्विंटल्स इज, अब क्विंटल क्या है? हैवी लोड फॉर अ कैमल, तो ये लोड अपने आप में सिंगुलर होता है, इसलिए ये क्विंटल्स अपने आप में प्लूरल होने के बावजूद भी इसको क्या माना जाएगा? ये डेफिनेट 4 क्विंटल्स होने के बाद भी एक साथ है, तो इसलिए इसको डेफिनेट क्वांटिटी मानते हुए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। और इसलिए 4 क्विंटल्स के साथ क्या आ रहा है? इज आ रहा है, ना कि आर आ रहा है।
रूल्स 16, देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर मेड ऑफ टू मेजर पार्ट्स। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दो हिस्सों से मिलकर के बनी होती हैं। देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर मेड ऑफ टू मेजर पार्ट्स। फिर से बता देता हूँ, होती हैं जो ऐसी होती हैं जो दो हिस्सों से मिलकर के बनी होती हैं। सच थिंग्स आर सपोज्ड टू बी इन प्लूरल नंबर एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद देम। इस तरह की जो चीजें होती हैं वो प्लूरल नंबर में मानी जाती हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। सच कॉमन थिंग्स आर ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, shears, tongs एटसेट्रा। तो इंग्लिश में कुछ चीजें जो मतलब दो हिस्सों में जो चीजें बनी होती हैं, जैसे हमारा पैंट्स है, पैजामा है, और जिसको ट्राउजर्स कह रहे हैं, सीजर्स यानी कैंची है, स्पेक्टिकल्स चश्मा है, shears है, टोंग्स है, ये मतलब ये चिमटी विमटी है, इनको हम टोंग्स कहते हैं। तो ये हमेशा दो हिस्सों में मिलकर के बनी होती है, इसलिए इंग्लिश में जो सिस्टम है इनको प्लूरल मानने का सिस्टम है, और जब इनको प्लूरल मानते हैं तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज किए जाते हैं। इसमें कोई टेक्निकल साइंस इसमें नहीं है, बस इसमें एक मानने की बात है। एज फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल से योर ट्राउजर्स आर डर्टी, योर सीजर्स आर ब्लंट, यानी तुम्हारा पैंट गंदा है। हम लोग हिंदी में पैंट गंदा है कहते हैं, लेकिन इंग्लिश का जो स्टाइल या कल्चर है या ट्रेडिशन है वो क्या है, योर ट्राउजर्स आर डर्टी कहते हैं वो लोग। योर सीजर्स आर ब्लंट हम कहते हैं तुम्हारी कैंची मोथरी है, हम उसको कैंची है कहते हैं, ये कैंची हैं कहते हैं। योर सीजर्स आर ब्लंट, तुम्हारी कैंची मोथरी है या हैं, इन लोगों के हिसाब से हैं। दी टोंग्स आर मिसिंग, टोंग्स खो रहे हैं यानी गायब हैं, ऐसे कहा जाएगा इसको। वेयर आर योर स्पेक्टिकल्स, यानी तुम्हारे चश्मे कहाँ हैं, इसको ऐसे माना जाएगा। तो अब चश्मा जो है दो पार्ट या पेयर या दो टांगों से मिलकर के बना होता है, उसकी दोनों तरफ दो टांगे होती है, तो इसलिए उसको दो हिस्से माना जाता है, तो इसलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। Note, these things can also be referred to as a pair of, जैसे a pair of tongs, a pair of trousers, a pair of scissors, इस तरह से इसको यूज किया जा सकता है। In that case, only a singular verb will be used. In that case, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, in that case, only singular verb will be used. यानी जब इनको पेयर के साथ यूज किया जाएगा, अगर ऐसे कहा जाता है a pair of trousers, a pair of scissors, a pair of tongs, a pair of spectacles, अगर इस तरह से कहा जाता है तब इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज हो जाएगी। जैसे a pair of trousers is ready for you, a pair of scissors is on the table, अगर इस तरह से कहा जाएगा तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। If the subject of a sentence is some infinitive, gerund, phrase, clause, only a singular verb will be used. तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा रूल है कि अगर कोई किसी वर्ब का सब्जेक्ट कोई इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव मतलब टू गो, टू रीड, टू कम, इस तरह से, टू गो, टू वॉक, टू अंडरस्टैंड, इस तरह से, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म अगर सब मिलकर के सब्जेक्ट का काम करता है, या जेरंड, जेरंड मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, रीडिंग, गोइंग, हंटिंग, कमिंग, फॉलिंग, तो इस तरह से अगर कोई वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे वर्ब प्लस आईएनजी अगर सब्जेक्ट का काम करता है, या फिर फ्रेज, फ्रेज कहते हैं ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विच डज नॉट हैव अ वर्ब, यानी और जिसका अपना अर्थ होता है, ऐसा कोई भी ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स का ऐसा कोई भी ग्रुप जिसमें जिसमें वर्ब नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी उसका पूरे ग्रुप का अपना एक अर्थ होता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं। या फिर कोई क्लॉज, क्लॉज का मतलब है कोई सेंटेंस जो अपने आप में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की दृष्टि से कंप्लीट होता है, फिर भी किसी दूसरी सेंटेंस का वह हिस्सा होता है, तो उसको हम क्लॉज कहते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव, जीरेंड, फ्रेज, क्लॉज किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, तो ऐसी स्थिति में इनको इन्फिनेटिव, जीरेंड, इनको सबको सिंगुलर माना जाता है, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है, प्लूरल वर्ब यूज नहीं होती है। इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज
ये तो अ सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। जैसे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग क्या है, जेरेंड, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्पीकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इस तरह से। To work hard is his lot. To work hard is his lot. Silent is his lot. To become silent is his lot. To bear arms is his lot. To work in a factory is his lot. To get up early in the morning is his lot. यानी यह उसका भाग्य है। टू वर्क हार्ड उसका भाग्य है, कठिन परिश्रम करना। इसी तरह से हाउ टू रीच देयर, तो हाउ टू रीच देयर में रीच देखिए वर्ब है, तो ये क्लॉज बन गया। हाउ टू रीच देयर इज द प्रॉब्लम। ये पूरा का पूरा सेंटेंस होने के बावजूद भी ये क्या है, इज का सब्जेक्ट बन रहा है पूरा का पूरा सेंटेंस, इसलिए यहां से हाउ टू रीच से लेकर के हाउ टू रीच देयर यहां तक ये पूरा सेंटेंस बन रहा है और इज का सब्जेक्ट भी बन रहा है साथ ही साथ, इसलिए ये क्लॉज है। तो ये क्लॉज है चूंकि सब्जेक्ट जो है, क्लॉज जो है सब्जेक्ट का काम कर रही है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। दैट ही इज ऑनेस्ट इज नोन टू ऑल, तो दैट ही इज ऑनेस्ट ये क्या है, ये भी अपने आप में पूरा सेंटेंस है। नहीं, ये वर्ब नहीं है, सॉरी मैंने गलत कह दिया। हाउ टू रीच देयर, हाउ टू रीच ये तो फ्रेज हो गया। हाउ क्या है, हाउ इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया ये, एंड टू रीच इन्फिनेटिव है। टू रीच इन्फिनेटिव है तो इसमें वर्ब तो कहीं आई नहीं, जब वर्ब कहीं नहीं आई तो ये फ्रेज हो गया। तो ये फ्रेज होते हुए भी क्या है, ये इज के सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसलिए इसके साथ हम चूंकि फ्रेज सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वर्ब सिंगुलर में आएगी और आई है इज। दैट ही इज ऑनेस्ट, ये पूरा सेंटेंस है, इसमें इज देखिए वर्ब भी आई है और पूरा का पूरा सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होते हुए भी ये इज का सब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए इसको हम यहाँ पर चूंकि पूरा सेंटेंस ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऐसी स्थिति में जो वर्ब आएगी वह सिंगुलर आएगी। तो वही वर्ब यहाँ सिंगुलर इज आई हुई है। एंड रूल नंबर 18 में देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स व्हिच व्हेन जॉइन विद द आर्टिकल दी become plural nouns. They take the verb in the plural number. The more common of these adjectives are poor, rich, humble, blind, honest, dumb. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई आर्टिकल दी किसी एडजेक्टिव के साथ आगे लग जाता है, किसी वह प्लुरल नाउन बना देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द पोर। द पोर मतलब वैसे तो पोर का मतलब एडजेक्टिव के तौर पर गरीब होता है, लेकिन जब हम एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल दी लगा देते हैं तब उसका मतलब हो जाता है गरीब लोग, गरीब लोग। तो इसलिए अब चूंकि इसका मीनिंग गरीब लोग हो गया तो इसलिए यह प्लुरल नाउन बन गया, और प्लुरल नाउन बनने के कारण क्या हो जाएगा, द पोर आर ऑनेस्ट, यानी द पोर प्लुरल नाउन बन गया, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लुरल ही आएगी और इसलिए द पोर आर ऑनेस्ट हो जाएगा। द पोर मीन्स यहाँ पर पोर मैन है, ना कि कुछ और, तो इसलिए द पोर, अब इसमें मैन लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से द रिच आर नॉट यूज्ड टू फिजिकल लेबर, तो यहाँ द रिच वैसे तो रिच मतलब होता है अमीर और अमीर, लेकिन द रिच लिखने से रिच के साथ दी लगा दिया, तो दी लगा देने से हो गया ये अमीर लोग, और जब इसका अर्थ अमीर लोग हो गया तो ये प्लुरल सब्जेक्ट बन गया, और प्लुरल सब्जेक्ट होने के कारण इसके साथ प्लुरल वर्ब यूज होगी, और अगर इज एम आर में से लगाना है तो आर प्रयोग की जाएगी, और वही यहाँ पर है। तो यहाँ पर द रिच मीन्स क्या हो गया, रिच मैन, यानी कि अमीर लोग। इसी तरह से द डम्ब डू नॉट स्पीक, यानी डम क्या होता है, डम एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है गूंगा या गूंगा। डम्ब मैन कहेंगे, वैसे तो गूंगा व्यक्ति की अंग्रेजी होगी डम्ब मैन, लेकिन यहां हम द डम लगा देते हैं, डम के साथ दी लगा दिया, तो अब यहां मैन वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब हो गया गूंगे लोग, और गूंगे लोग बोलते नहीं है। यह सेंटेंस का मीनिंग है द डम्ब डू नॉट स्पीक, तो डम के साथ हमेशा क्या आएगी, द डम के साथ प्लुरल वर्ब आएगी।
द डम के साथ प्लूरल वर्ब आएगी और वही यहां पर है, क्योंकि द डम का मतलब अब सारे गूंगे लोग हो गया, कोई एक दो गूंगे लोग नहीं, सारे गूंगे लोग। इसी तरह से ये जो द रिच है, तो द रिच का मतलब भी सारे अमीर लोग हैं, कोई एक दो या चार पांच छह आठ दस अमीर लोग नहीं है। इसी तरह से द पोर मैन का मतलब पोर मैन तो है, लेकिन कितने पोर, जो भी जहां भी हैं दुनिया के सारे पोर मैन के विषय में अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये इसका अर्थ होता है। फोर्थ इसका एग्जाम्पल है द वर्चूज आर रिस्पेक्टेड। वैसे तो वर्चुअस एडजेक्टिव होता है, तो एक क्वालिटी होता है, लेकिन द वर्चुअस अगर हमने यहाँ दी लगा दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये प्लूरल नाउन हो गया, और प्लूरल नाउन होने के साथ इसके साथ जो वर्ब आएगी वो आर आएगी। And rule number 19 is if in a certain sentence the subject carries its apposition with it, the verb will be used according to the actual subject, not according to its apposition. तो सबसे पहले तो इसकी एपोजिशन को समझिए। एपोजिशन क्या होता है, देखिए एपोजिशन का मतलब है कि ये जो द मैनेजर ऑफ द मिल लिखा हुआ है ये एपोजिशन है, इसको हम कहते हैं केस इन एपोजिशन। तो ये एपोजिशन है, यानी ये कॉमा लगा करके और इस कॉमा के बीच में जो भी कुछ लिखा जाता है उसको हम यहाँ पर केस इन एपोजिशन कहते हैं। तो ये एपोजिशन है। तो क्या कहा जा रहा है कि इस एपोजिशन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ क्या होगा, इसका जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट को देख करके ही वर्ब को अप्लाई करना है। तो मेन सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, वही यहाँ पर देखिए आया हुआ है। इसी तरह से इसमें यू क्या है, मेन सब्जेक्ट है, माई सर्वेंट, देखिए एक कॉमा से दूसरे कॉमा तक को हम, ये है क्या, द मैनेजर ऑफ द मिल। ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से कॉमा में कुछ शब्द यूज किए जाते हैं। तो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जब कॉमा में कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, उनको हम केस इन एपोजिशन कहते हैं। तो द मैनेजर ऑफ द मिल क्या है, केस इन एपोजिशन है, और वास्तविक सब्जेक्ट आई है, तो आई के अकॉर्डिंग यहां पर हम एम लगा रहे हैं। इसी तरह से यू माई सर्वेंट आर नॉट लॉयल टू मी, तो इसी तरह से यहाँ यू है, और यू के साथ में हम यहाँ माई सर्वेंट क्या कर रहे हैं, माई सर्वेंट को ये यहाँ पर ये मतलब माई सर्वेंट जो है वो यू को एक्सप्लेन कर रहा है। यू कौन है, माई सर्वेंट यानी मेरा नौकर। तो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है या, इसलिए ये केस एंड एपोजिशन हो गया, और जो वास्तविक सब्जेक्ट है वह है यू, और तो इसलिए यू के साथ हमेशा जो वर्ब आनी होती है वो आर या वर, तो इसलिए यहां पर आर आ रही है अकॉर्डिंग टू सेंस। इसी तरह से ही, अब ही कौन है, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, योर टीचर। दो कॉमास के बीच में क्या है, योर टीचर, यानी ही कौन है, योर टीचर। तो इसलिए अब ये क्या हो गया, ये केस एंड एपोजिशन हो गया। लेकिन ये जो वर्ब आएगी वो योर टीचर के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, बल्कि मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। वो मेन सब्जेक्ट क्या है, ही क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर में यहाँ सिंगुलर के अकॉर्डिंग वॉज आना चाहिए, वॉज वर्ब में से, तो यहाँ पर वॉज आ गया। और ही योर टीचर वॉज हियर यस्टरडे, इस तरह से हो गया। फोर्थ सेंटेंस इज वी योर स्टूडेंट्स आर प्लेइंग अ मैच टुडे। तो यहाँ वी है, और वी का एक्सप्लेनेशन क्या है, कौन है वी, योर स्टूडेंट्स। ये वी कौन है, योर स्टूडेंट्स आर प्लेइंग अ मैच टुडे, आज मैच खेल रहे हैं। तो यहां भी योर स्टूडेंट्स तो केस इन एपोजिशन हो गया, लेकिन वास्तव में सब्जेक्ट कौन है, वी है। तो वी के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा, वी प्लूरल होता है, तो यहां भी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, तो उसके लिए यहां आर आ रहा है। नोट एपोजिशन इज द वर्ड, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन कितना है ये देख करके मैं आपको समझा देता हूं। Note apposition is the word or phrase used to explain or identify the subject। तो apposition एक, ये देखिए मैंने यहाँ इसको कर्सर को मूव करके बता रहा हूँ। apposition एक ऐसा वर्ड या फ्रेज होता है जो कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, टू एक्सप्लेन और आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
इससे पहले मैं यही बात आपको बता चुका हूं। इन द अबव सेंटेंस द मैनेजर ऑफ मिल इज द एपोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट। तो मैनेजर ऑफ द मिल क्या है, ये सब्जेक्ट है, एपोजिशन सब्जेक्ट का केस एपोजिशन है। सिमिलरली माई सर्वेंट, योर टीचर, योर स्टूडेंट्स आर एपोजिशंस, इस तरह से। Now rule number 20 is when adjective of quantity much more little less, ये adjectives of quantity होते हैं जब ये subject की तरह यूज किए जाते हैं, are used as subjects, जब ये subjects की तरह यूज होते हैं, they take a singular verb, तो इनके साथ हमेशा singular verb आती है। और जब भी कोई भी adjective है अगर वह subject की तरह यूज किया जा रहा है तो उसके साथ singular verb ही आती है। जैसे much, मच क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसके साथ ये सिंगुलर वर्ब आएगी, मच हैज ऑलरेडी बीन सीन, इस तरह से कहा जाएगा। लिटिल, लिटिल क्या है, लिटिल भी एक एडजेक्टिव है, तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, लिटिल हैज बीन डन सो फार, इस तरह से कहा जाएगा। फिर से मच मोर क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो मच मोर इज स्टिल नीडेड, ये कह दिया। मच लेस, यह भी सिंगुलर है, मतलब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, सब्जेक्ट की तरह, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ भी मच वॉज एक्सपेक्टेड, ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब है न्यूमरल एक्सप्रेशंस। तो आज इस वीडियो में यहीं तक ये एक्सप्लेन किया जाएगा, एंड इससे आगे न्यूमरल एक्सप्रेशंस एंड द वर्ब्स ये अगले वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।